बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म चौधरी साहब, जबकि दूसरे सीनियर तज्ज़ियाकार नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं, कैसी तैयारियाँ हैं, कैसी गहमा गहमी है, कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं, और साथ ही साथ बात होगी कि बुशरा बीबी का जो है वो टेस्ट, उसका रिज़ल्ट आ गया है, कैसा रहा वो टेस्ट, क्या नताइज सामने, उस पर बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान ने IMF से अगले बेल आउट पैकेज के लिए जो है वो इमदाद के लिए जो है साइन कर दिए हैं। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान के लिए जो है उन्होंने एक बयान सामने आया है कि 2024 का जो इलेक्शन था वो 2018 से ज़्यादा धांधलीशुदा था, उस पर भी बात होगी। तो आगाज़ कर लेते सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। आज़म चौधरी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल मुल्क में जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, सिक्योरिटी कैसे इंतजाम होंगे, कैसी गहमा गहमी होगी, कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन खड़ा है, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिस्मा। ये वो सीटें हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली में जिन लोगों ने दो सीटें जीती और एक एक सीट उसमें खाली की गई, किसी ने कौमी असम्बली की खाली की और किसी ने सूबाई असम्बली की। ये उन सीटों पे पूरे मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है कोई कौमी असम्बली की 5 हैं गालबन और सूबाई की 6, 12 जा रही है और कौमी असम्बली की 5 पूरे मुल्क में गालबन 21 सीटों पे ये इंतखाब हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ लोग वो हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, हस्बे मामूल हमें ये तो नहीं पता कि वो PTI के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कौन कौन से उम्मीदवार सामने आए हैं, क्योंकि वो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि उम्मीदवार से लोगों को गर्ज नहीं है, लोग बस ये देखते हैं कि किस पार्टी का बंदा है। अच्छा, लेकिन वो वाली जो गहमा गहमी जो ज़िमनी में भी हमने पिछला जो ज़िमनी देखा था पंजाब में हुआ था, उसके अंदर एक गहमा गहमी नज़र आई थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं नज़र आई। इस दफ़ा बदकिस्मती से हमें जनरल इंतखाबात के अंदर भी वो जोशो खरोश और वो गहमा गहमी नहीं थी, और ज़िमनी भी इंतहाई एक फीके से ठंडे से जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे भी इंतखाब हो रहा है। हमारे पीछे ये एक इंतखाबी हल्का है जो हमजा शहबाज शरीफ जहाँ से जीते थे कौमी और सूबाई का, और उन्होंने सूबाई का हल्का खाली किया था। और हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द हमें कोई ऐसा माहौल ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि कल पोलिंग डे है। उसकी वजह शायद ये है कि लोगों का इंतखाबी सियासत में इतना या तो इंटरेस्ट नहीं रहा या लोगों का वो एतमाद नहीं रहा। दूसरा ये है कि जो जनरल इलेक्शन के अंदर लोगों ने वोट डाला, उसके वोट के नतीजे में लोगों के मैंडेट का जो हाल किया गया, मेरा ख्याल है वो भी एक मायूसी का एक एलिमेंट है लोगों के अंदर। उस तरह लोग जोशो खरोश के साथ नज़र नहीं आए। अच्छा, एक चीज़ और जो हमें देखने में आई कल कि पूरे जहाँ जहाँ इंतखाबी वो हल्के इंतखाबी कैंपेन चल रही है, उसमें कसूर का एक हल्का भी शामिल है कौमी असम्बली का, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खाली किया था। उस हल्के के अंदर कल NA 132 कल वहाँ पर बड़े जोशो खरोश नज़र आया जलसे जुलूसों का। एक तरफ मलक अहमद ख़ान जो कि इस वक्त मुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने जलसे किए। दूसरी जानब PTI के शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने जलसे किए। एक दिन में एक ही हल्के में दोनों ने जलसे किए। सबसे पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्टेड स्पीकर सूबाई असम्बली वो कंपेन कर सकते हैं अपने उम्मीदवार की या अपने पार्टी की? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनका कैंपेन में जाना और तकरीरें करना। अच्छा, उसी दिन जब जलसे दोनों करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि जो PTI के जलसे किए गए थे उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है और जवाज़ ये दिया गया है कि दफ़ा 144 नाफज थी। भाई, अव्वल तो पहले आपको ज़रूरत नहीं थी, ये इंतखाबात हैं, आप इंतखाबी अमल में जो कैंपेन कर रहे हैं उसके अंदर ना दफ़ा 144 की ज़रूरत होती है ना किसी को रोकने की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने जलसा कर लिया है तो आप दरगुजर करते हैं, लेकिन अगर आपने दफ़ा 144 का नफाज को बहाना बनाना है तो फिर दोनों पार्टियों पे FIR दे देते। आपने बिला वजह एक नॉन इशू को इशू बना दिया। वहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अब रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि आसफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन में ये कहा कि रवादारी की ज़रूरत है, सबको मिल के इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। लेकिन रवैये ये है कि अगर एक मुंतखब हुकूमत है, इससे माजी में जाएँ तो चले एक निगरान हुकूमत ही, आज तो मुंतखब हुकूमतें हैं, तो जो मैंडेट के ज़रिए अगर असम्बलियों तक पहुँची हैं, अगर वो भी यही रवैया रखेंगी, आपने जो मुखालफिन है या मुखालफ इंतखाबी पार्टी है उसको आप सियासी मार्जिन देने को तैयार नहीं है,
तो फिर तो आप कभी भी एक फोरम पे नहीं बैठ पाएंगे या किसी एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे सियासी इस्तेकाम लेके आना है, वो तो फिर हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पॉसिबल है। नौशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। नौशाद साहब, क्या समझते हैं आप, कल मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को एक ख्याल था कि उस तरह से इलेक्शन नहीं होंगे पिछले जो हमने देखे, लेकिन लोग उस तरह से निकले और उन्होंने वोट भी दिया। वो अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है। आप क्या समझते हैं कल के इंतखाबात कैसे होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आप जिस तरह दूसरी इंतखाबी जो तारीख़ है उसको देख लें तो वो ऑलमोस्ट वही नज़र आती है हमें जो हर दफ़ा होती है। इसी तरह से ज़िमनी इंतखाब भी जो है वो भी इसी तरह का उसका टर्न आउट होता है। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमने हमेशा देखा है कि वो आप उसको आम इंतखाबात से तो कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी यूजुअली ज़िमनी इंतखाबात का टर्न आउट 18-20% ये इसके करीब करीब कहीं होता है। शायद इस दफ़ा भी इतना होगा। जो एक मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आया कि जो हुकूमती जमात है वह उसकी तरह इश्तिहारबाजी ज़्यादा है। उनके पोस्टर शोस्टर ज़रा उन्होंने लगाए हुए हैं कैंडिडेट्स ने। हाँ जी, लेकिन जो उनके मुखालफीन हैं वो बेचारे डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, वो अपना जोर जो है वो उस साइड पे लगा रहे हैं। ये मेरी एक राय है जो इस इलेक्शन में मैंने देखा है या मेरी ऑब्जर्वेशन है या मैंने जिन अपने ज़राए से बात की है उन सब की। चौधरी साहब की बात दुरुस्त है कि देखिए पहली बात तो ये है कि अगर दफ़ा 144 नाफिज है तो आपको चाहिए कि आप मुखालिफ पार्टी को भी इजाज़त दे दें जलसा करने की। जलसा करने से रोकना गैर जमहूरी रवैया है, बिल्कुल, ख़ास तौर पर जब इंतखाबी मुहिम चल रही हो। ये तो पार्टीज का हक है। हाँ, तो उसे ये नहीं करना चाहिए। और अगर आपने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है तो जिस तरह आपने खाते पूरे करके हो सकता है हुकूमती जमात के लिए आपने कोई इजाज़त दे दी हो तो उनको भी इजाज़त दे देते। कौन सी ऐसी बात थी? फ़र्ज़ कर लें कि आपने ये FIR दर्ज कर भी ली है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चौधरी साहब ने बात की है ना कि कैसे ही आपने एक स्टंट खड़ा किया है जिसके ऊपर जो नो इशू को आपने इशू बना दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये बातें शायद हम साल से करते आ रहे हैं, दहाइयों से करते आ रहे हैं, समझने को कोई तैयार नहीं है। देखिए जमहूरी रवैये यही होते हैं कि अगर एक चीज़ की इजाज़त मुझे है तो वही इजाज़त मेरे मुखालिफ को भी होगी। अगर वो नहीं है, उसमें कोई कमी बेशी है तो इसका मतलब ये है कि फिर जमहूरी रवैये नहीं है। जिस साइड से भी हो, जिस जमात की तरफ से भी हो, वो अब आपको बग़ैर किसी जो है तमीज़ के या बग़ैर किसी एक जमात के, ये मामला हर सियासी जमात की तरफ से ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि लोग इस चीज़ से सबक नहीं सीखते कि यार कल वो अपोजिशन पर बैठे होते हैं बेंचों पर और आज वो जो है वो हुकूमत का हिस्सा होते हैं। आज हुकूमत होते हैं, कल अपोजिशन बेंचों पर बैठना, फिर उसके बावजूद ये बात समझ नहीं आती। ये कौन सी ऐसी बात, आज ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं तो हुकूमत किसी और की है, कल हो सकता है ज़िमनी इंतखाब हो तो हुकूमत किसी और की हो, उसकी हो जो आज अपोजिशन में है। इसलिए हमें इन चीज़ों को, जो मैं अमूमन ये बात हम करते हैं कहते हैं, वो ये है कि यार आप कोई ना अपना कोई तरीक़ेकार तय कर लें। सियासत का भी तरीका, इस खेल का जो है ना तरीकाकार, वो कोई नज़्म ज़ब्त बना लें, कोई तरीकाकार तय कर लें, कोई हदूदों को यूँ तय कर लें और उनको फॉलो भी करें। और वो फिर सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह के रवैयों से आपको फ़ायदा नहीं देते, इसका कोई नुकसान आपको ही होता है, किसी और को नहीं होता। जैसे ज़िमनी इंतखाबात में सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात होंगे, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर्स बनाई जाएंगी सिक्योरिटी की। तो इतनी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के बावजूद भी हम देखते हैं कि उस तरह से जब रिजल्ट आने लगते हैं तो लोग उतना मुतमईन नहीं होते और रिजल्ट को लेकर कहते हैं धांधली हुई है। साथ ही साथ इतनी सारी जो है सिक्योरिटी की क्या रीज़न है, इतने हिसार बनाने की क्या रीज़न है? और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि एलामे में ये भी कहा गया कि सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते आज से 22 अप्रैल तक 21 हल्कों में जो है वो नाफिजुल अमल रहेंगे। देखिए सिक्योरिटी के तो मामलात हमें दरपेश हैं। आपने अभी देखा कराची में एक मामला हुआ है, हल्के जो है वो हसास करार दिए गए काफ़ी सारे। हमारे तो सारे हल्के मुझे लगता है वो हसास ही होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखें ओवरऑल तो दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान उससे नबर्द आज़मा है, वो तो मामला है, उसके उससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। क्योंकि आप जहाँ कहीं ज़रा सा लूप होल छोड़ेंगे वहाँ फिर दहशतगर्द स्ट्राइक करेंगे। तो मैं उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इस तरह से बहस नहीं करता कि सिक्योरिटी ज़्यादा क्यों है, बीफ अप क्यों है। उन्होंने 3 लेयर्स बनाई हैं या 1 लेयर बनाई है, वो अगर मुनासिब समझते हैं तो वो 3 लेयर्स बनाए या 1 लेयर बनाई है, उनकी हिकमत अमली है। लेकिन जो दूसरी बात है वो बड़ी अहम है। देखिए आप 3 लेयर्स बनाएं, 1 लेयर बनाएं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है, वो जिस तरह से भी प्रोवाइड करें। लेकिन उसका कोई ताल्लुक जो है वो इंतखाबी मामले के साथ नहीं होता।
उन्होंने माहौल फ्राहम करना है, इंडिपेंडेंट आज़ाद माहौल फ्राहम करना है, जिसमें कोई भी जो जिस हल्के में भी वो मौजूद है उस हल्के का वोटर जाके अपनी आज़ाद जो राय है उसका इजहार कर सके। और फिर वो जो दूसरा मामला है कि अगर वो आज़ाद इजहार जो अपनी राय देकर आता है वो बैलेट बॉक्स से उसी तरह निकल भी आए, वो तब्दील ना हो जाए। ये वो अहम चीज़ है जो किसी भी जमहूरियत के अंदर ज़रूरी है और जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। अब बदकिस्मती से, अब ये चूंकि फिर वही बात है, मैंने आपसे जो जहां से बात शुरू करते हुए कहा था कि बदकिस्मती से जो इंतखाबात 70 की दिहाई में हो रहे थे, 80 की दिहाई में हो रहे थे, 90 की दिहाई में हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, उनके अंदर वही इल्ज़ामात हैं, वही बातचीत है। ना हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करने पर तैयार होते हैं, ना हम अपना कोई सियासी कायदा कानून बनाने को तैयार हैं, ना सियासी जमातें मिल बैठने को तैयार हैं। उनको लगता है कि सिर्फ एक दूसरे को तनकीद करना या एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे को इल्ज़ामात की इस हद तक ले जाना यही शायद सियासत है। तो सियासत एक्चुअली ये नहीं है। सियासत आप इन चीज़ों के बगैर भी कर सकते हैं। सियासत आप इस बात पे भी कर सकते हैं कि हम अवाम की फलाह बहबूद के किस लेवल पर जाएंगे, उस सतह को तक अवाम को बेहतरी लाने के लिए भी लड़ाई हो सकती है। उसके अंदर भी वो जैसे कहते हैं एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है कि अगर आप अवाम को इस लेवल तक लाएंगे तो हम इस लेवल तक देके जाएंगे। ये हमारा हमसाया मुल्क ही है। आप देख लीजिए अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं और उसके बाद जो भी मामला था, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पर इंतखाबात होते हैं, कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं आता किसी के ऊपर। जिसकी हुकूमत बन जाती है वो अपनी हुकूमत करती है, अपोजिशन इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, एक दूसरे के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। उसमें तलखी भी होती है, उसमें सख्ती भी होती है, लेकिन एक तरीका के दायरा ज़रूर खींचा गया हुआ है, उससे बाहर नहीं निकला जाता। तरीका दायराकार नहीं है। आजम साहब, क्या समझते हैं आप कि जैसे कि कहा जा रहा था कि रऊफ हसन ने भी कहा कि हम जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, फिर NA 132 जो हल्का है कसूर का वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो क्या समझते हैं आप इस तरह की बातें करने से कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, सरप्राइज देंगे, किसका ज़्यादा लग रहा है आपको स्ट्रॉन्ग मोरल? कल NA 132 में जिस पे FIR हुई है ना, जिस जलसे पे, जब वो वहाँ पे जलसा हुआ, खुड़ियाँ एक टाउन है कसूर का वहाँ पे, और वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं कि वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत और जो वहाँ पे आम जो रेजिडेंट वो भी हैरान वहाँ पे रह गए थे कि इतनी दुनिया कहाँ से आई है। अच्छा, वो उस चीज़ को देखते हुए फिर पता चला कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा खासी उस पर ना नाराज़ हुई हैं, बरहम हुई हैं, और मलक अहमद ख़ान साहब पे, क्योंकि वो मलक अहमद ख़ान साहब का बाई हल्का है और वहीं से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। ऐसे ही है कि जब मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे जलसे किए थे और उसको मैनेज करने के लिए तमाम तरह हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए गए थे, फिर भी इतने लोग नहीं आए थे। यहाँ पे कोई हुकूमती वसाइल नहीं है, अब हुकूमत भी इनके, तो दुनिया कहाँ से आई है। ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे इशू बना है। अब इन चीज़ों को हम देखते हैं, आप देखें कि जितना ज़्यादा आप एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी को उतना ज़्यादा अवामी सपोर्ट मिल रही है। ये अब ये चीज़ समझने वाली है। अगर ये उसको थोड़ा पॉलिटिकल मार्जिन दे तो शायद लोग भी थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएं, लेकिन लोग जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे, किसी पे जबर करेंगे, तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं। ये एक हकीकत है जिससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। और अब अभी भी इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अब तो ये इलेक्टेड हुकूमतें, इनको तो चाहिए था एक खुला प्ले देते, लेवल प्लेइंग फील्ड देते अपने मुखालफिन को। इनका तो ये बनता ही नहीं था कि किसी को दीवार से लगाएं या किसी को कंपेन की इजाज़त ना दे। लेकिन अभी भी जिस तरह निशात साहब कह रहे हैं, हमें मुखालफिन ना कंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद अभी भी उनमें कोई खौफ पाया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने के लिए कहा। हमने देखा था पिछले इलेक्शन में भी जब फ़ोन सर्विस बंद रही तो कितने इशूज़ हुए थे, इंटरनेट बंद होने से कितने इशूज़ हुए थे। बिस्मा, ये एक्स कितने दिन से बंद है, कितने महीनों से बंद है, हमने क्या बिगाड़ लिया है? सारी दुनिया आप देखें उसके ऊपर VPN पे जाके एक्स चला रही है। जो पाकिस्तान के जुम्मेदारान हैं, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला, जो जुम्मेदार हैं, ये कहते हैं एक्स बंद है, उनके अपने ट्वीट एक्स पे आए होते हैं, वो भी VPN यूज़ कर रहे हैं। भाई आप खोल दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की थी जब जनरल इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो ये मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करेंगे। वो सिर्फ हमने नहीं नुक्ता उठाया, वो इंटरनेशनली वो नुक्ता उठाया गया कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद थी और हर जगह पे ये बहस हुई। उसका क्या हासिल वसूल हुआ? मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की जाती थी जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी यहाँ पे शहरों के अंदर हो रही थी, उस वक्त सिक्योरिटी रीजन पे बंद करते थे। जहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मोबाइल सर्विस बंद की जा रही है, ये फिर इंतखाबात में आप देखिएगा कि इस पर फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम आएगा, मुंतखब हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी,
जो आम जो वोटर था उसको पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया गया, एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। इस किस्म के इल्ज़ामात लेने के लिए ये तमाम इकदाम पहले इन्होंने कर लिए हैं, और कल को जब लोग इल्ज़ाम लगाएंगे ये फिर ये कहेंगे जी झूठ बोल रहे हैं। भैया आप क्यों मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर रहे हैं? आप खोलें उसको, मोबाइल फोन सर्विस बंद करने से क्या को उससे काफी मुश्किलात होती हैं। क्या उससे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे मोबाइल फोन से? यूज करते हैं, सबसे बड़ा मसला लोगों को कम्युनिकेशन में आता है। जब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन इन्होंने जो हालिया इंतखाबात में बनाए थे वो मिल नहीं रहे थे, और वो पोलिंग स्टेशन ढूंढने के लिए आपको 10 लोगों से रब्ता करना पड़ता था कि वो कहाँ पे बना है, और फिर लोगों ने ढूंढ के जाके वोट डाले। अभी भी मोबाइल फ़ोन सर्विस से बंद होने से एक तो चले वोटर का वो रब्ता मुनक़ता होता है, दूसरा ये है कि लोगों की ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने, हर चीज़ में लोगों को दुश्वारी पेश आती है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में शरी रहमान साहिबा ने भी कहा था कि आप अपील की थी, बल्कि दरख्वास्त दायर की थी कि ये खोला जाए इंटरनेट, ताकि लोग जो है उनको रसाई ईजी हो, एक्सेस ईजी हो। वो जो ब्रॉडबैंड तो चलो खुला हुआ था, लेकिन जब अगर बंदा घर में नहीं है, बाहर होगा तो उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये जो मोबाइल सर्विस बंदिश है, इस पर मैं बात करता हूँ। ज़रा कुछ खुदियाँ के जो जलसे हैं उसके ऊपर बात कर लूँ कि वो चौधरी साहब ने खुद कहा कि पता नहीं इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए। तो वो बंदे बेसिकली KPK से लाए गए थे। शेर अफजल मरवत साहब भी आए थे और उनके साथ खासी तादाद में लोग जो है ना भर के लाए गए हैं। हो सकता है किसी को परेशानी हो सकता है किसी को परेशानी ना हो। KPK से भी आ सकते हैं, पाबंदी कोई ऐसी है नहीं कि भाई KPK से बंदे नहीं आ सकते, लेकिन ये बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि ये वो जलसा है जहाँ पर, ये वो हल्का है जहाँ पर जो आपके वज़ीर आज़म साहब इस वक्त बैठे हैं वो वहाँ से इंतखाब जीत कर उन्होंने ये हल्का छोड़ा था। एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको और साथ बता दूँ, सरप्राइज़ वाली। सरप्राइज़ क्या होता है? सरप्राइज़ ये होता है कि जिस तरह अभी ये बात की जा रही है ना कि बहुत बड़ा जलसा हो गया जनाब वहाँ पे, और पता नहीं क्या हो गया, और वो मरियम नवाज साहिबा ने डांट दिया, और मरियम नवाज साहिबा बड़ी परेशान फिर रही हैं, पता नहीं उन्होंने फ़ोन करके बताया था या कुछ लोगों ने जो है वो उनकी फुटेज बना के भेज दी है कि बड़ी परेशान बैठी हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो हो सकता है रात को अस्पताल पहुँच जाए इसी परेशानी के अंदर। ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो बात पहले की ना सरप्राइज़ देंगे, ये सरप्राइज़ इसलिए देंगे अच्छा हम हार गए, नहीं फिर वो सरप्राइज़ नहीं, वो फिर धांधली हो गई है। ये है सरप्राइज़ जो देना है बेसिकली। इसी तरह से ये प्रोपेगेंडा है, इसी तरह जाली फॉर्म 45 था, इसी तरह ये मोबाइल बंदिश का मामला। हालांकि ब्रॉडबैंड सर्विस चल रही थी और जिन्होंने रब्ता, ये ठीक है, ये बात माननी चाहिए कि जो लोग रास्ते पर हैं वो अगर घर में नहीं है या दफ्तर में नहीं है उनके लिए मुश्किल ज़रूर है। अब आ जाए मोबाइल सर्विस बंदी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि चलो जनरल जो आम इंतखाबात हुए सो हुए, उनके जो भी मामलात अपनी जगह, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में हमने, आपको याद होगा ये चौधरी साहब इस बात के गवाह हैं, मुहर्रम में भी ये सिक्योरिटी की जाती है। मुहर्रम में मखसूस जगहों के ऊपर जब गैदरिंग होती है और उनकी सेफ्टी के लिए, सिर्फ जुलजना के रूट के, हाँ जी, रूट के ऊपर। इसी तरह से जब आप जुलजना का रूट, यानी एक हल्का भी नहीं है, रूट पे बंद कर सकते हैं, तो यार आपको बहुत ज्यादा अगर मसला आ रहा है तो आप उस हल्के की हद तक, वैसे तो बंद नहीं होनी चाहिए, चले मान लेते हैं दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है, कोई अलर्ट शलर्ट आए हों, अभी हमारे तक ना पहुंचे हो, हमें ना बताया गया हो, लेकिन अगर फर्ज करें ये खतरा है भी कहीं पर, तो आप उस सिर्फ हल्के की हद तक उसको महदूद कर दें। ये नहीं है कि अब जलसा जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्शन जो है वो फर्ज करें 6 हल्कों में हो रहा है और आपने जो लाहौर के जो सारा लाहौर बंद करके रखा हुआ उसका कोई फायदा नहीं है। सो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये चौधरी साहब की बात दुरुस्त है। अगर दहशतगर्दी का कोई मामला वैसा नहीं है, आपके पास कोई ऐसी कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, तो यार आपको जरूरत नहीं है बंद करने की। अगर बहुत मजबूरी है जिसकी आप जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं और आपका लिए बंद करना नागुज़ीर है क्योंकि इंसानी जान का मामला है, वो बहुत कीमती है, तो आप हल्कों की हद तक इसको महदूद करें। ये नहीं है कि आपने सोचा कि जनाब इतने जिले जो है वो उसकी हम बंद कर देंगे, वो जनाब इतने जिलों में मोबाइल बंद करेंगे, इसकी क्या सेंस है? बिल्कुल शाह साहब, पूरे लाहौर में उस तरह से नहीं बंद होना चाहिए, ना ही मुल्क में। जिन हल्कों में इंतखाब हो रहा है वहाँ देख लेंगे, खास हल्के हैं वहाँ पर जो है इंटरनेट की सर्विस को बंदिश बेशक किया जाए ताकि आवाम की जो है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कल नाज़रीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब हैं, 21 हल्कों में ये इंतखाब है। देखना ये होगा कल के इंतखाबात कैसे रहते हैं। उतना गहमा गहमी देखने को मिलती है जैसे लास्ट जो है ज़िमनी इंतखाबात में देखने को मिली थी या नहीं। दीगर इशूज़ में बात होगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब बात कर लेते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा है कि 2024 के इलेक्शन में जितनी धांधली हुई उतनी 2018 के इलेक्शन में भी नहीं हुई थी। एक बड़ा ही जो है बयान सामने आया उनकी तरफ से। उन्होंने कहा है कि असम्बलियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं, बड़ा पैसा लगता है। अच्छा, ये कैसी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के हर इंतखाब में धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं। हम जब इंतखाबी रिफॉर्म्स की बात आती है तो उस वक़्त हम जो है ना कंप्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों के ऊपर। अब देखें, पूरी दुनिया वो ई वोटिंग पे जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जा रही है, ठीक है, उसके अंदर भी अभी खामियां होंगी, उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन आप अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको जदीद टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। आप उसमें जाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, कोई एक दो इंतखाब होंगे तो आप उसकी खामियां दूर कर लेंगे। अब दुनिया के बेतहाशा जो ममालिक है वहाँ पे ई वोटिंग हो रही है। अभी अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ पे ई वोटिंग होगी। आपकी इंडिया के अंदर ई वोटिंग हो रही है, तो बाकी पूरा यूरोप के अंदर ई वोटिंग वो कर रहे हैं। हम क्योंकि करना नहीं चाहते, हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज नहीं आना, हमने सिस्टम को मजबूत होने नहीं देना, इसीलिए इंतखाबात के ऊपर धांधली के इल्ज़ाम आते हैं। आप देखें मौलाना फजल रहमान साहब, वो तो ये इसका हिस्सा नहीं है, ये PTI वगैरह का, वो तो अपने तौर पे अलहदा एक उनकी सोच है। आप देखें 6 जमाती इत्तेहाद बना है जो तहरीक में जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान उसके साथ शामिल नहीं है। मौलाना फजल रहमान तो पार्शली अभी भी ये जो मौजूदा हुकूमत है PDM2 उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सेनेट में वोट दिया है चेयरमैन सेनेट के लिए। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंतखाबात के अंदर पूरे मुल्क में धांधली बेतहाशा हुई, जिसका ववेला सियासतदान कर रहे हैं। हम लोग तो मीडिया पे बैठ के जो बात करते सो करते, जो मैदान में थे, जिन लोगों ने जो स्टेक होल्डर्स थे, वो लोग अब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं धांधली। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो खरीदो फरोख्त करके वहाँ पे बनाई गई है। अब उनके पास कोई ना कोई ऐसे सबूत होंगे। उससे पहले महमूद अचकज़ई साहब यही बात कर चुके हैं कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और पैसे के साथ वहाँ पे हुकूमतें और सीटें खरीदी गई हैं, कई अरब रुपए। वही मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं। अब देखें, ये तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इसका जवाबदेह है। पाकिस्तान में अगर आप इसी तरह के इंतखाब करवाते रहेंगे, इसी तरह के इल्ज़ामात को आप बिल्कुल दरगुजर करते जाएंगे, उसको नहीं आप सीरियस लेंगे, तो आने वाला टाइम और मुश्किल है। आज आप पाकिस्तान में बदतरीन एक दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो। आप इस दौर के अंदर भी अगर इस पर गौर नहीं करते तो आने वाला जो टाइम है वो और मुश्किलात पैदा करेगा। और मौलाना फजल रहमान वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से जो शुरू की गई है तहरीक, ये अपने जो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। अब वो मंतकी अंजाम क्या है? सिर्फ यही है कि जो इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जहाँ पे कमियां कुताहियाँ हैं, जो लोगों का मैंडेट वहाँ से चोरी हुआ है, या लोगों के जो एतराज़ात हैं, जब तक वो दूर नहीं होते तो ये लोग आराम से बैठने वाले नहीं हैं। अगर ये लोग आराम से नहीं बैठेंगे, उसका नतीजा क्या होगा? हुकूमत डिस्टेबल रहेगी। जब हुकूमत डिस्टेबल रहेगी, आप जितनी मर्जी तगदो कर लें, जितने मर्जी आप कर्जे ले लें IMF से, आप पाकिस्तान की इकॉनमी को सीधा नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह है कि जब यहाँ पे इस्तेकाम नहीं होगा तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, क्योंकि उसको अमन चाहिए, उसको मुआशी वो सियासी अमन भी चाहिए, और वैसे भी उसको लॉ एंड ऑर्डर की भी अच्छी सिचुएशन चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे आपकी सियासी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, सड़कों पे दमादम मस्कल अंदर है, असम्बलियों में तू मैं हो रही है, तो किस तरह वो लोग आएंगे? खत्म करेंगे, आवाम का सोचेंगे तभी तो कुछ होगा ना। नौशाद साहब, आपने क्या समझते हैं, आपकी जो बयान दिया है मौलाना फजल रहमान से, कोई थोड़ी सी नाराज़गी भी नज़र आती है मुझे इस बयान में। देखिए, बात यह है कि जो समझने वाली इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2018 में जो JUI फे की नशिस्तें 2024 की निस्बत कम हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प पॉइंट है, वो ये है कि 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा वो क्यों नहीं है? क्योंकि दरअसल वो जहाँ पर उनकी सीटें कम हुई हैं KPK और बलूचिस्तान में, वहाँ ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है ये उसका बेनिफिशियरी है। सो वो उनके साथ मिलकर वो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उनके साथ मिलकर करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? सो बेसिकली जो KPK के अंदर धांधली का मामला है, जो वो कह रहे हैं, वो एक जो इस वक्त वहाँ पर हुकूमत है उसके खिलाफ है। और बलूचिस्तान का जो है वो हम सब जानते हैं कि वहाँ हुकूमत कैसे बनती है, कैसे मसाइल आते हैं। हाँ, वहाँ पर जो मामला ये किया गया है, क्योंकि ये बात जो कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों ने या उसके अंदर बाज़ करता धरता लोगों ने वहाँ पर सीटें बेची, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। क्योंकि जब आप ये कह देते हैं
एक तो ये मामला है कि जी धांधली हो गई जी, किसी कैंडिडेट ने कुछ कर लिया या किसी ने को अपने तौर पे करी, लेकिन आप जब कहते हैं कि नशिस्तें बेची गई, नशिस्तें खरीदी गई, हुकूमत खरीदने और बेचने के बाद बनी, तो ये संगीन इल्ज़ाम है और इसकी जो है ना वो तहकीकात भी होनी चाहिए और उसके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तहरीक चला रहे हैं, अब तहरीक नहीं रुकेगी। ठीक है, वो उनका हक है, वो कर सकते हैं। वो 6 जमाती इत्तेहाद भी ये कह रहा है, वो भी उसकी तहरीक वो चला रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनका हक है। वो जो अपने मौक़िफ़ पे जो बात करते हैं उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट में सिर्फ देखें, मौलाना फजलुर रहमान अगर बात कर रहे हैं ना, तो वो केपी का नाम नहीं ले रहे, जहाँ की आप निशानदेही कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हें सियासी नुकसान वहाँ पे हुआ, वो केपी का नाम नहीं लेते, वो इशारा किसी और तरफ करते हैं। अब बलोचिस्तान को हम देखते हैं, जो 6 जमाती इत्तेहाद है, वो बलोचिस्तान के जो स्टेक होल्डर पार्टियां थी उन्हें तो मिला ही कुछ नहीं है। वहां पे तो या बाप है या वहां पे पीपल्स पार्टी है, और तो पार्टी नहीं है। ये जो पॉइंट आपने उठाया ना, ये बड़ा बारीक नुक्ता, यहीं से समझ जाना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान क्या करना चाह रहे हैं और आइंदा क्या करेंगे और इस्लामाबाद आके मामलात कैसे तय होंगे और चीज़ें क्या होंगी। बाकी रही बात, देखिए मामला ये है कि 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो सऊदी अरब से अब तक तय हो चुकी है। कुछ मजीद भी जो है उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। IMF के ऊपर भी अब हमने कल भी बात की थी, आज भी बात की है कि 6 से 8 अरब डॉलर के प्रोग्राम का बात होती जा रही है। जो मईशत के महाज पर जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है और वो किया भी जाना चाहिए, लेकिन जो सियासी महाज है उसके अंदर हमने बारहा ये बात कही है कि देखिए ये असल में मामला तभी तय होगा। ये एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ। मैंने कल जब बात की थी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा था कि अपोजिशन जो है वो किसी भी जिम्मेदारी से मुबर रहा है। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि वो भी अवाम के नुमाइंदे हैं, वो भी इलेक्ट होकर आए हुए हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी निभानी है। अब जब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो क्या होगा कि जो हुकूमत की ज़्यादा और अपोजिशन की थोड़ी उससे कम, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की बनती है। ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो मामलात आगे की तरफ चलेंगे। जब मैंने कल ये बात कही थी तो मैंने ये बात बताने की कोशिश और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की थी कि देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ताली अगर दोनों हाथों से ना बजे तो वो बड़ा अजीब सा मामला होता है। वो चपेट तो लग सकती है लेकिन वो नहीं हो सकती। ताली दोनों हाथों से बजाने का मकसद ये होता है कि जब दो पार्ट जो फरीक है वो मिलेंगे, जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे उसमें से कोई एक की इंटेंशन ठीक नहीं होगी, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तो आपके मामला बेहतर नहीं होंगे। चौधरी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं हो सकता कि आप मईशत के लिए दौड़ लगाते रहे, मुआशी माज पे बहुत, या तो ये होगा आपका जनाब कल यहाँ 100 अरब डॉलर जो है ना आपके पाकिस्तान में आ जाए, वो कहे जी परे हो जाओ सारे, अब कोई किसी की जरूरत नहीं है, अब पैसे ही पैसे हैं हमारे पास, या आप तेल निकल आए आपका जिस तरह सऊदियों को निकल आया, वो आपका कोई ऐसा दाव लग जाए, वो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ये बेसिक्स है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम के लिए आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे तो मामला आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। टेबल पर बैठना और बात करना। अच्छा आज़म साहब, एक और मामला जो बड़ा आजकल इन है कि बुशरा बीबी ने जो कहा था कि मुझे जहर देने वाला मामला, अब उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और काफ़ी क्लियर हैं, गैस्ट्रो का मामला बताया जा रहा है और फर्दर उन्होंने टेस्ट करवाने के लिए भी मना कर दिया। तो ये क्या माजरा है? अस्मा बुखारी का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि जितना वावेला मचाया जा रहा था पिछले 1 हफ्ते से वो अब तो सब क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, देखें कल मियां नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे उस वक्त ये था प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था उनके खिलाफ, ये बीमार है प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बात यह है कि वो भी स्टेट की कस्टडी में थे, ये भी स्टेट की कस्टडी में, ज़िम्मेदारी स्टेट की है, उस वक्त भी स्टेट की थी, आज भी स्टेट की है। वो बीमार हैं नहीं हैं, वो आपकी कस्टडी में है, उनकी जान उनकी सेहत की हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी में बिल्कुल है। अगर उन्होंने कोई ऐसा खदशे का इजहार किया है, उनके खदशात दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और वो अगर सेहतमंद है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अगर उनको कोई मसला है, उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि मैं रिपोर्ट्स को पढ़ नहीं सका, निशात साहब ने वो उसको स्टडी किया है, तो उसमें निशात साहब बेहतर बता देंगे कि उन रिपोर्ट्स के अंदर जो उसमें छोटे मोटे खदशात आए हैं, लेकिन अगर वो तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो मुतमिन नहीं होती, वो कहती हैं जी कि मुझे अभी भी खदशात हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी जेल हुकाम की और अदलिया की जिम्मेदारी है कि उनके इत्मीनान के लिए उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज मुआवजा जिस तरह वो बेहतर समझती हैं उसको करवाया जाना चाहिए, क्योंकि हर जो पाकिस्तानी शहरी है उसका ये हक है, लेकिन वो साबिक़ खतून अव्वल है, उनका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उनका हक भी बनता है, उनकी जिम्मेदारी भी स्टेट की बनती है। अगर ये आज नहीं तवज्जो देंगे, अल्लाह ना करे
उनको कल को कोई ऐसी सीरियस कोई ऐसा इशू होता है तो फिर ये जवाबदेह होंगे, फिर इनके पास जवाब कोई नहीं होगा जवाब देने का। लेकिन अगर आज ये उनकी तसल्ली करेंगे, जिस तरह वो इलाज मुआवजा चाहती हैं वो करेंगे, तो कल को कम से कम ये बरियोजिमा हो जाएंगे। लेकिन नौशाद साहब, जैसे कि इल्ज़ाम कहा जा रहा था कि वो इल्ज़ाम लगा रही है, हालांकि वो तो सिर्फ अपने मुआयने के लिए कह रही थी ना कि मेरा टेस्ट हो, मुझे लग रहा है कि मेरे जो है वो मुझे जहर दिया जा रहा है, लेकिन आज़मा बुखारी का जो बयान सामने आया है वो उसको आप कैसे तनाज़ुर में देखते हैं? वो तो अगर जैसे कहते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ गैस्ट्रो की शिकायत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि उनकी आंतों में ज़ख्म है और जो रिपोर्ट्स में भी उसकी इंडिकेशंस मौजूद हैं कि वो अगरचे के प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एक होता है कि आप किसी मसले में उलझ जाते हैं, यानी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो जो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए आंतों में वो ज़ख्म मौजूद हैं, चाहे वो छोटे हैं, लेकिन उसकी कोई रीजंस तो होंगी ना। ज़ख्म ऐसे तो नहीं हो जाते, या तो वो ज़ख्म होकर भरने की तरफ माइल हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हफ्ता 10 दिन पहले क्या था मामला। और दूसरी बात ये है कि अगर अब भी मौजूद है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए ना। आपको मालूम है इस बात का कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी वो जो भी वो, अब मैं फिर वो किसी एक उसका नाम नहीं लेता, फ़र्ज़ करें कि ये जो सफाई वाली जो होता है वॉशरूम साफ़ करने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल, लिक्विड इस्तेमाल किया गया। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है, ये जो बात चौई साहब ने कही है कि ये बाहर तौर जिम्मेदारी स्टेट की रहनी है। कल भी जब हमने बात की तो हमने ये कहा था कि हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए, हुकूमत को इतना डिले नहीं करना चाहिए। भाई ये टेस्ट पहले भी हो सकते थे, आप फौरी तौर पे टेस्ट करके मामला को क्लियर कर दें। कितनी देर हो गई है इन्हें जेल में गए हुए? अब तो काफी देर हो गई, लेकिन ये इल्जाम तो 2-3 माह हो गए हैं। हाँ जी। ये वाला तो जो इल्जाम है, लिक्विड वाला इल्जाम तो 5-7 दिन 10 दिन पहले आ गया था। अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। आज अगर शिकायत आई है सुबह काम हो जाना चाहिए, अगर अभी हो सकता तो अभी हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ हो जाता है तो भी स्टेट पर जिम्मेदारी जाती है। इसलिए कि देखिए ये जो छोटे छोटे मामलात हैं बाज़ औक़ात ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो आपके लिए फिर कल को संभालने मुश्किल हो जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जो जिम्मेदारी स्टेट की है वो उसने पूरी करनी है। जो जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब की दफ़ा स्टेट की थी वही जिम्मेदारी इमरान खान साहब की दफ़ा भी होगी, और अगर इमरान खान साहब की दफ़ा होगी तो कल की बात भी होगी। और बाकी रही बात कि ये बात दुरुस्त है कि चलो कोई बंदा को प्रोपेगेंडा करता है, नहीं करता, आप पहले अपने अमल को ठीक करें। आप बतौर हुकूमत उस मामले को अगर आप मौका नहीं देंगे तो प्रोपेगेंडा भी नहीं होगा। आप उसको टाइमली एड्रेस करेंगे तो प्रोपेगेंडा की गुंजाइश नहीं बनेगी। अगर आप डिले करना शुरू कर देंगे तो फिर प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, फिर उसके ऊपर सियासत भी हो सकती है। एक और मामला जो बड़ा इन्हें आजकल के बारिया चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, 4 सफ़हात का ये खत है। उसमें कहा गया है कि जो है मेरे जो लोग हैं कारकुन, उन पर रियासती जुल्म की निशानदही की गई है, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए ये तो अब उनका मौक़िफ़ है। अब मसला ये है इसके अंदर जो ये रियासती जुल्म वाला मामला है, अब मैं फिर कोई मैं उस 9 मई की बात करूँगा तो चॉइस साहब कहेंगे कि 9 मई की बात की जाती है। देखिए ये जो रियासती जुल्म वाला मामला है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 9 मई से। अब उसके अंदर आपको याद होगा कि पहले तो ये कहा जाता था, पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पहली बात तो ये कि उसको बहुत अरसा कंडेम ही नहीं किया गया, जिस पे बहुत बात होती थी कि बानी तहरीक को इसको कंडेम भी करना चाहिए था, और अगर उनकी सफ़ों में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको उनकी सफ़ों से बाहर निकाल देना चाहिए था। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि फिर ये कहा गया कि जी ये खुद से प्लान किया गया है और ये किया गया और वो किया गया। ये एक अलग से डिबेट थी जो बनी। अब उसका नुकसान ये है कि अब इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि 9 मई के मामलात के ऊपर बहुत सी जगहों पे हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं, पुलिस में हमारे जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग होते हैं और हम पुलिस की हाई हैंडेडनेस को जानते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ गंदम के साथ घुन भी पिसता है। ये दुरुस्त है, ये बात होती है। हमने कई केसेस देखे हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर ऐसे केसेस का गवाह हूँ कि बंदे का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। अच्छा। वो चाहे ये जो आपकी होती है जियो फेंसिंग के अंदर वो बंदा वहाँ से गुजर रहा है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई, और फिर वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, अपनी इसको प्रूव किया, साबित किया, तो ठीक है, ये भी हो जाता है, चलो मान लिया ये हो जाता है। लेकिन बात ये है कि अब एक मामला है जिसमें स्टेट ऑपरेशन की बात की जा रही है। वो आप खत तो लिख रहे हैं, लेकिन खत लिखने के साथ इसको साबित किया जाना भी ज़रूरी होगा ना। अब उसके अगेंस्ट एक मौक़िफ़ है, उसके अगेंस्ट अरेस्ट वो इमिया गिरफ्तारियां जिनके बारे में हम ये राय रखते हैं कि भाई आपने जो ट्रायल करना है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि वो बहुत देर हो चुकी, बहुत ताख़ीर हो चुकी, वो नहीं होनी चाहिए। आप उनके ट्रायल्स को करें, करके ख़त्म करें। जो भी मामला है वो उसके पे फैसला करके आवाम के सामने रख देंगे जी ये इन्वॉल्व थे। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी के साथ वहाँ पर कोई गलत होगा, सज़ा दी जाएगी, बिल्कुल फेयर ट्रायल हो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें फिर भी कोई गलत होगा तो उसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो वो अपनी रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन उनका फैसला होना बहुत ज़रूरी है। वो फैसला करके आवाम के सामने रख देंगे ये मामला है, गलत है, ये सही है, ये बात का मामला है।
लेकिन अगर उसमें ताख़ीर होगी तो वो फिर अलग से प्रॉब्लम बनेगी, ताख़ीर की वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। सो मेरी नज़र में ये कह देना, सिर्फ ख़त लिख देना या ख़त लिख देने से कोई मामला तय होगा, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई सच कोई उसकी कोई सिग्निफिकेंस बनेगी। लेकिन ये उनका राइट भी है, वो अगर सच्चा समझते हैं कि वो चीफ जस्टिस को ये एड्रेस करके लिख रहे हैं और चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि इसके अंदर सब्सटेंशियल मटीरियल प्रोवाइड किया गया है उनको, या उनको वो बात बताई गई है जिसके ऊपर कानून कार्रवाई कर सकता है या वो अपने तौर पर कोई ले सकते हैं, तो वो एक्शन लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल नोटिस लेंगे 4 सफ़ात का जो खत लिखा गया है। नोटिस का तो खैर मुझे यकीन है कि नहीं लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। आपको याद है चीफ जस्टिस साहब पे एक रेफरेंस बना था और चीफ जस्टिस साहब ने पूरे पाकिस्तान में उस रेफरेंस के हवाले से खिताब भी किए थे और उसके ऊपर उन्होंने जो उनके खिलाफ एलिगेशन लगा था उसको बाकायदा उन्होंने एड्रेस किया था। आज चीफ जस्टिस साहब को इसी चीज़ का उन्होंने तवज्जो दिलाई, एहसास दिलाया। मैं आपको कल का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं घर से निकला ऑफिस आने के लिए, गुलशन रावी के अंदर एक गाड़ी पे मोनोग्राम बना हुआ था पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का। अच्छा। उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे सवार थे, तो पुलिस ने उन्हें रोका। ये मेरी आंखों का सामने हो रहा है। पुलिस ने उन बच्चों को रोका, उन्हें बाहर निकाला, उन्हें बिल्कुल मुजरमों की तरह ट्रीट किया। अच्छा। उस गाड़ी के अंदर वो खंगालना शुरू कर दिया। मैं खड़ा होकर देखता रहा उसको, और मैंने पुलिस वालों से कहा भी, मैंने कहा भी आप क्यों इनको कर रहे हैं? क्या पीटीआई कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, कलअदम तंजीम है, एक सियासी जमात है? आप सियासी जमातों के साथ जो कलअदम तंजीमें हैं उस तरह का सलूक नहीं कर सकते। बच्चों पर उनकी मेंटल स्टेट पर किस तरह से इम्पैक्ट गया होगा, जाहिर है लाइफ टाइम ये आज भी रवैये हैं। ये मैं आंखों देखा आपको वाक़या बता रहा हूँ, ये आज भी रवैये हैं। आज मुंतखब हुकूमत है, या तो इन्होंने इस पीटीआई को कलअदम करार दे दिया होता, किसी अदालत ने उसको बैन कर दिया होता। हमने क्योंकि देखी है बहुत सारी तंजीमें, जो मजहबी तंजीमें दहशत गर्दी के दौर में जिनको कलअदम किया गया, उनके हवाले से ये रवैये हमने देखे हैं। लेकिन एक सियासी जमात जो कि जिसको आप बैन भी नहीं कर पा रहे, पहले आपने इंतखाबी निशान भी छीन लिया, इंतखाबात में उनको जो है ना आपने हर तरह रोका, और आज भी आप उनको गाड़ी के ऊपर उसका एक झंडा नहीं आप बचा कैरी कर सकता। इससे थोड़ी देर पहले का वाकया है, एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था जिसकी हमने वीडियो अपने टीवी स्क्रीन पर चलाई। उसके साथ एक बच्चा बैठा है या 2 बच्चे, उन्होंने पीटीआई का झंडा पकड़ा था और पुलिस वालों ने गाड़ी से उतर के भाग के इस तरह उनको पकड़ा कि जिस तरह पता नहीं वो कितने बड़े दहशतगर्द हों। ये सब कुछ जो है ना, यही चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने हाईलाइट की हैं उस खत के अंदर, कि उनके लोगों के साथ आज भी इस किस्म का रवैया है। और ये दलिया की, क्योंकि सबसे बड़े फोरम पे इस वक्त काजी फाइज साहब बैठे हैं, और जब वो उन पे अपने ऊपर आफत आई थी तो वो आइन और कानून की बात करते थे। आज इमरान खान साहब ने उस खत में उन्हीं चीज़ों का हवाला दिया कि आज भी आइन और कानून पे उसी तरह अमल होना चाहिए जिस तरह का आप इजहार कर रहे थे, क्योंकि उनकी जमात के लिए, उनके कारकुनों के लिए रवैयों से परहेज करना चाहिए। इस किस्म के रवैये मुझे एक लाइन ऐड कर लेने दीजिए। मैं वैसे इस चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ, परेशान भी होता हूँ। वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों, साफ़ी तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बंदे जब चीज़ें घर से निकलते मिलती नहीं है, कोई चीज़ नहीं मेरे काबू आती, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी कम वो मेरे अंदर मायगी है। लेकिन वहाँ जो कसूर का जलसा जैसा बता रहे थे, बड़ा बहुत ज़बरदस्त हुआ है, अभी बता रहे थे ना, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। तो ये स्टेट ऑपरेशन वहाँ नज़र नहीं आया, वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ भी कैंपेन्स चल रही हैं, यहाँ कोई मसला नहीं। लेकिन इसी वजह से तो एफआईआर दी गई है ना, हो गई है, एफआईआर हो गई है, लेकिन जलसा हो गया, जलसा बड़ा जबरदस्त था। जलसे के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे पूरा पाकिस्तान में इकट्ठा हुआ था। फिर भी जैसा भी हो, लेकिन इस तरह के रवैयों से परहेज तो करना चाहिए। पहले जब मुल्क में इंतखाबात होते थे, एक जोश, एक वलवला, एक उमंग नजर आती थी। अब लोग डरते हैं, सहमे हुए हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो इस तरह के रवैये नहीं होने चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर लेते हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। चीनी की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। मुर्गी के जो बढ़ते हुए रेट्स थे उन पर तो कुछ नोटिस लिया है गवर्नमेंट, उससे बात कर लेते हैं। तो नौशाद साहब क्या समझते हैं, अब जो है वो रेट्स बढ़ भी रहे हैं, कहीं नोटिस लिया जा रहा है, लेकिन आवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं, आवाम उसी तरह से पिस रही है। एक चीज़ बढ़ जाती है, एक चीज़ कम हो जाती है। अभी आवाम इसी तरह रहेगी। देखिए ये जो मामलात हैं,
दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये जो जिन मसाइल की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, इसके दो एरियाज़ हैं। एक तो ये है कि जो मईशत का ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, वो तो है ही है, लेकिन इसका दूसरा ताल्लुक गवर्नेंस से भी है। गवर्नेंस वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों पर काबू पाते हैं। अब हमारे यहाँ ये एक मिजाज बन चुका है कि आपके यहाँ अगर किसी ने कोई कारोबार करना है तो बदकिस्मती से वो जो है ना, वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी एक कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं हुकूमत को। और हुकूमतें जो हैं बदकिस्मती से, ये जो हम पहले भी डिस्कशन में ये बात आती है कि मुझे आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक ताजर, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई ताजर या कोई दुकानदार या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो अगर उस पर हाथ डाला जाएगा तो वो वहाँ हो सकता है उसके 6, 7, 8 वोट हों उसके घर के अंदर, ऐसे ही है। लेकिन वो जिनके साथ ज्यादती कर रहा है उनकी तादाद शायद 800 होगी। और अगर आप उस शख्स को पकड़ेंगे, आप अपनी गवर्नेंस ठीक रखेंगे, आप ये काम उनको नहीं करने देंगे, तो हुकूमतों का यही काम होता है कि वो गवर्नेंस करें और उन लोगों को पकड़ें जो लोगों के अवाम के साथ ज्यादती करती, ताकि आपको अवाम का वोट मिले। हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम है, हमारे यहाँ अवाम के साथ जो गड़बड़ कर रहा है हम उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ये मामला है इसलिए, क्यों? क्योंकि अवाम की असल नुमाइंदगी आपकी असम्बलियों तक नहीं पहुंचती। हमारे यहाँ पार्टियों में भी, सियासी जमातों पे भी कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। और ये एक भाई जो है वो एक जमात में होता है, दूसरा भाई दूसरी जमात में होता है, चाचा का बेटा तीसरी जमात में होता है। सो खानदान पूरे का पूरा हर हाल में, चाहे कोई इलेक्शन जीते या हारे, ये सारे इल्जामात धांधलियां अपनी जगह है, लेकिन कोई ना कोई खानदान का बंदा जो है वो असेंबली में होता है और नतीजा ये है कि पॉलिसीज जो हैं वो उनकी फेवर की होती हैं। आम आदमी के लिए पॉलिसीज बन नहीं सकती। हमें ये निज़ाम जो है ना, ये जो सिस्टम है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और सियासी जमातों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो लोग जो अवाम का इस्तेहसाल करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी बीखकनी के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो है ना अवाम वोट देती है और आपको असम्बलियों में भेजती है। और अदरवाइज़ तो शायद अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। अवाम को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पागलों की तरह आपको वोट दें और वोट दे के आपको असम्बलियों में भेज दें, जहाँ आप जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर फिरें, अपनी तनख्वाहें बढ़वाएं और वहाँ से भी फ़ायदे उठाएं, और उसके बाद जो फ़ायदे अदरवाइज़ होते हैं वो तो सब अवाम से छुपे हैं नहीं। सो मैं ये समझता हूँ जिसके पास सौदा होता है शाह साहब वो नहीं उठाता, बल्कि जो उसके घर वाले हैं, मिलने जुलने वाले, मेरा फलाना भाई एक ही बात है ना, आप ये समझ लीजिए। देखिए ना, अगर कोई पोजीशन मेरे पास है और मेरे जो इर्द गिर्द के लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो वो बेसिकली मेरी वजह से फायदा उठा रहे हैं ना, तो मेरी शायद कम नाअहली है कि मेरी वजह से वो लोग जो है बेनिफिशियरी हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनकी बेनिफिशियरी होने में अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान किस सूरत में होने दिया जाता है, ये मुझे आज तक बात समझ नहीं है। तो सियासी जमातों को ये बात समझनी है कि वोट वो अवाम से लेते हैं, अवाम के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नेंस की है, वो पहले पूरी करनी चाहिए, ताकि कम से कम अवाम को सुख का सांस आए। गवर्नेंस भी अगर आप ठीक कर लें तो ये कीमतों में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। आजम साहब, पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए दरख्वास्त बाज़ाता तौर पर देती है। हर दफ़ा जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, पैकेज मिल भी जाता है, लेकिन अवाम पर तो उसी तरह से बोझ रहता है या ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो अवाम का रिलीफ बीच में कहाँ है? बिस्मा, कर्ज़ों से एक घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? आप जितने मर्जी कर्जे ले लें, मुल्क नहीं चल पाएगा। हम महंगाई पर रोज़ाना बात करते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब देखें ना, डॉलर इस वक्त 350 रुपये पे, 278 रुपये पे डॉलर है। आपका डॉलर के साथ हर चीज़ मुंसलिक है। आप जो चीज़ भी ख़रीदते हैं उसके प्राइसेस डॉलर के साथ मुंसलिक है, इसलिए महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है। असल चीज़ जो है कि आपने कंट्रोल कैसे करना है। आपको अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री ठीक करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको सस्ती एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बिजली और गैस जिस कदर महंगी है वो कोई इंडस्ट्री उसको अफोर्ड नहीं करती। आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। आपके ऊपर जो सबसे बड़ा दबाव है वो IPPs का है, जो आपने उनके साथ मुआहदे कर रखे हैं। आपका सर्कुलर डेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपको उस ब्लैकमेलिंग से निकलना पड़ेगा, IPPs की। आपको सस्ती एनर्जी के लिए लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, लोगों को इजाज़त देनी पड़ेगी। और सोलर के ऊपर आपको लोगों को सब्सिडी चाहे दें, चाहे आप गवर्नमेंट लेवल पे उनको सपोर्ट करें कि लोग सस्ती एनर्जी के लिए अपनी सेल्फ प्रोडक्शन पे जाएं। जब बिजली बननी शुरू हो जाएगी सस्ती, आप देखिएगा लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर होता चला जाएगा, लोगों के अखराजात कम होते चले जाएंगे। अभी हम रोटी की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि एक तनूर का जो एवरेज बिल आ रहा है
3 से 3.5 लाख रुपए महाना उसका गैस का बिल आ रहा है। जो तनूर 3-3.5 लाख गैस का बिल देगा वो कैसे सस्ती रोटी देगा? लिहाजा आपको अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी पे सबसे पहले, उसके बाद दूसरा आपको अपनी एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा। कल हम गंदम के ऊपर बात कर रहे थे, जब हमारा किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे बेहतर होगी? आप एग्रीकल्चर का आपका, क्योंकि आपका मुल्क ही एग्रीकल्चर एक स्टेट है, आपको सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी और उनको आपको उनको एडवाइस करना पड़ेगा, उनको रिसर्च, जो नई रिसर्च है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। आपको जो इस वक्त दुनिया के अंदर रिसर्च के बाद जो बीज तैयार किए गए हैं, आपको वो बीज देने पड़ेंगे। आपके सामने बहुत सारे ममालिक की मिसालें हैं जो रेगिस्तानों के अंदर उन्होंने नखलस्तान बनाए। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की ज़मीन भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास रिसर्च ना होने की वजह से और किसान को सपोर्ट ना होने की वजह से हम उस ज़मीन से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर खाम माल है, आपका खाम माल इंडस्ट्री के लिए जब आ रहा है बाहर से, वो भी इंपोर्ट करके आप ला रहे हैं, उसमें भी डॉलर आपका इस्तेमाल हो रहा है। खाम माल की कीमत, एनर्जी की प्राइसेस, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। लिहाजा आपको जब तक अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को और एनर्जी सस्ती करने के लिए आप इकदामात नहीं करेंगे, आपके ऊपर ये दबाव खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल, इकदामात करने बहुत जरूरी। नौशाद साहब, हमें कर्जों की आदत पड़ गई है, कब तक हम स्टेबल होंगे? जल्दी से शॉर्ट सा। बात कर्जों की आदत की नहीं है, हम अब इस वक्त कर्ज के बगैर चल ही नहीं सकते। हमने चूंकि कर्ज इतना लिया, अब हम कर्ज लेते हैं कर्जों की किस्त अदा करने के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये एग्री बेस्ड मुल्क होने के बावजूद हम एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सके। हम अपनी इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, इंडस्ट्री तो हम तो जो थोड़ी बहुत थी वो भी हमने बर्बाद कर ली। ये जो अब हम बात कर रहे थे कि फार्मर को इस दफा बम्पर क्रॉप इसलिए हुई है कि पिछली दफा उसको इमदादी कीमत ठीक मिली थी, अब आप नहीं देंगे, अगली दफा फिर आप क्राइसिस में होंगे। बात ये है, ये पॉलिसीज का मामला, ये सोलर की पावर की बात कर रहे हैं। आप यकीन करें, पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों के ऊपर सोलर लगा दें, आप देखिए आपकी कितनी जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। फर्क सिर्फ ये है कि एक आम आदमी जो है या एक स्कूल वाला जो है वो इतना बड़ा एनर्जी का सिस्टम, वो सोलर एनर्जी लगा नहीं सकता। आप बैंकों को कहें कि यार लोगों को आसान शराइत के ऊपर जितना वो बिल देते हैं उससे कम आप वो लगा दें, हर बंदा जो है वो एनर्जी कर लेगा। गाड़ियों के लिए आसान कंज्यूमर लीजिंग शुरू नहीं हुई थी, गाड़ियां अब बाद में ये हालत हो गई हमारी कि हमें जो है वो सड़कें 3 गुना करके भी गाड़ियां जो पूरी नहीं हो रही, हमसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता। सो पॉलिसी मैटर करती है, पॉलिसी ही है जिसके लिए हुकूमतें बनती हैं और इनको अब पॉलिसी देनी चाहिए। बिल्कुल बेहतर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया, आज़म साहब बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बेहतर रिफॉर्म्स करें, किसानों को सहूलियात दें ताकि आवाम को जो है वो सहूलियात मिल सके, मुल्क की मईशत बेहतर होगी तभी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।